मेरा नाम अरुणा त्रिपाठी है। मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ लास्ट 15 इयर्स से। 6 अप्रैल 2006 को मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था फरीदाबाद में ही, टीसीसी के पास नियर वाईएमसीए। मैं और मेरी एक फ्रेंड छुट्टी के बाद घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में मेरी फ्रेंड ने बताया उस दिन उसका बर्थडे है, तो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी क्योंकि वो कहीं बाहर से आई हुई थी, वहाँ उसका कोई और था नहीं। उसने मुझसे फोर्स किया कि चलो मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो उस दिन मैंने उसको मना किया, कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने कहा आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। तो उसने कहा नहीं, आप पैसे की वजह से शायद सोच रहे होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम आज ही चलते हैं। तो मैंने ठीक कहा, ठीक है, हम लोग राजी हो गए। तो वहाँ हम बल्लभगढ़ से 1 नंबर मार्केट गए थे, वहाँ अनुपम स्वीट्स है। तो हम दोनों ने मिलके पार्टी की। उसके बाद वो अपने घर चली गई। मैं वहाँ काफ़ी देर अनुपम के बाहर 10-15 मिनट ऑटो के लिए खड़ी रही। अंधेरा हो चुका था, 7 साढ़े 7 बजे शाम की बात है ये। तो उसके बाद काफ़ी देर बाद ऑटो आया। मैं ऑटो से अपने घर की तरफ आ रही थी। 2 मिनट शायद बचे होंगे घर पहुंचने में। टीसीसी के पास ही मेरे साथ एक आंटी भी थी, एक लड़का था सामने, और साथ में भी एक लड़का बैठा था। हम 4 लोग थे ऑटो में। तो टीसीसी के पास बिल्कुल अंधेरा था। अचानक से मैं पर्स में से पैसे निकाल रही थी मोबाइल की लाइट से देख के, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था टीसीसी पे। मैंने 10 का नोट निकालने के लिए मुंह नीचे किया। जैसे ही मैंने मुंह नीचे किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम से मेरे फेस पे कोई गर्म चीज़ आके गिरी है बहुत तेज़ी से। तो मेरे मुंह से एकदम से आवाज़ निकली कि अरे ये गर्म चाय किसने फेंका। तो 2 मिनट बाद ही मुझे ऐसे फील हुआ कि स्किन मेरी जलनी स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा अरे ये तो तेजाब है। तो जितनी भी सवारियाँ थी सबने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम चारों लोगों के ऊपर एसिड डल चुका था। तो हम ऑटो वाले ने ऑटो वहीं रोक दिया टीसीसी पे। हम लोग उतरे और सामने ही एक टैक्सी स्टैंड था जिस पे एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात हो गई बेटा। मैंने एकदम से चिल्ला के कहा अंकल जी किसी ने हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया है। तो वो टैक्सी स्टैंड था, तो क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह धुलती भी थी, उन्होंने एकदम से ही हल्ला मचाया कि पानी लाओ पानी लाओ। एट ए टाइम पे छोटी छोटी बाल्टियों में लोगों ने पानी ला के डालना हम 3 लोगों पे स्टार्ट कर दिया, 3-4 लोगों के ऊपर। उसमें से एक सवारी और थी, जिस संजय नाम का लड़का था, उसने शायद तेजाब जिन्होंने डाला था उनको देखा था। उसने मतलब वो एकदम से ऑटो से कूदा, उसने पीछा भी किया, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की उस टाइम में। अगर कोई उसको लिफ्ट दे देता तो शायद वो बंदा उनको पकड़ लेता। उसका भी एक हाथ बुरी तरीके से जल गया था। और इधर आंटी का पूरा आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन सब कपड़े फट चुके थे, काफ़ी जल गई थी वो भी। साथ में जो भैया बैठे थे उनका भी काफ़ी सारे कपड़े भी जल गए थे और पीछे भी जल गया था, उनका पूरा फेस जल चुका था। और मेरा हाफ पूरा चेहरा और बाजू, मतलब मेरे कपड़े भी ऐसे थे जो चिपक चुके थे मेरे शरीर पे बुरी तरीके से। तो उन सब ने तो पानी डलवा लिया था, बट मैंने पानी ज़्यादा नहीं डलवाया था। मेरा घर पास में ही था। उसके बाद मैंने फ़ोन कॉल्स करना स्टार्ट किया घर पे, और कोई तो था नहीं, मम्मी हैं और 2 बहनें छोटी। तो अपने जीजा जी के पास फ़ोन करना स्टार्ट किया, जीजा जी नहीं उठा रहे थे। फिर हमारे सर रहते थे, उनके पास मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया, उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन भी किसी और के पास था। मैंने हल्ला मतलब चिल्ला के कहा मेरा फ़ोन किसके पास है। तो अंकल जी ने बोला जी वो जो पानी डलवा रहे थे, बेटा टेंशन मतलब मेरे पास है तुम्हारा मोबाइल। मैंने कहा आप उसमें मेरे सर का एक नंबर है, आप वो नंबर मिला दीजिए। तो उन्होंने नंबर मिलाया, सर ने फ़ोन उठाया। वहाँ पे ले जाके उन्होंने एडमिट कराया इमरजेंसी में। कपड़े भी बुरी तरीके से चिपक चुके थे, इसलिए उन्होंने पहले सबसे तो मेरे कपड़े कटवाए छोटे छोटे टुकड़े करके। उसके बाद वहाँ पर मेरा फेस वॉश करके थोड़ी बहुत क्रीम लगाई गई और इमरजेंसी में एडमिट किया गया मुझे आईसीयू में। और उसके काफ़ी टाइम बाद शायद किसी ने कंप्लेन किया था, संजय नाम के लड़के ने, तो पुलिस आई थी मेरे पास आईसीयू में मेरी गवाही लेने के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे देख के मुझे। क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम जाती है।
उस दौरान उन सबको इतना महसूस नहीं हो रहा था देख के, मुझे उनको थोड़ी सी तसल्ली थी कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बट सेकंड डे जो मेरे फेस की कंडीशन थी उसको देखने के बाद सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी फेस पे और हाथ भी बहुत ज़्यादा सूजे पड़े थे मेरे, पस निकलना स्टार्ट हो चुका था, कोई देख नहीं पा रहा था मेरे चेहरे को। मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर थी, जब वो मुझे टॉयलेट कराने लेके गई थी तो वो कोशिश ये कर रही थी कि मैं अपना चेहरा ना देखूं शीशे में, बट मुझे कुछ भारीपन महसूस हो रहा था उस टाइम में कि कुछ अजीब सा हो रहा है चेहरे पे, इतना भारी भारी सा क्यों महसूस हो रहा है, कुछ टपक रहा है चेहरे पर। उस टाइम में जब मैंने अपने शीशे में शक्ल देखी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि ये क्या हो गया है, क्योंकि पहले दिन थोड़ी सी तसल्ली मिली थी जब सब लोग बोल रहे थे कि नहीं बच गई है बच गई है। सेकेंड डे जब अपना चेहरा देखा तो मैं पहचान नहीं पाई ये क्या हो गया है। इवन आज तक मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में मेरे साथ ये चीज़ हो गई है। उसके बाद डॉक्टर्स के राउंड लगने स्टार्ट हो गए, डॉक्टर्स आते थे, देखते थे, चले जाते थे। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद में ही है जहाँ मैं एडमिट थी 4 दिन, 6 तारीख से 10 तारीख तक। वहाँ पे स्टार्टिंग में बस फेस वॉश किया था, क्रीम लगा के दिया था, फर्स्ट डे वही चीज़ थी और बाकी कुछ ज़्यादा वहाँ पर हुआ नहीं था। तो 4 दिन बाद हमने वहाँ से छुट्टी लेके आगे गंगाराम में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास ट्रीटमेंट मुझे मिलेगा। डॉक्टर्स आते थे, नोट करते थे, रिपोर्ट लिखते थे, उसके बाद चले जाते थे। गंगाराम हॉस्पिटल में पहले दिन से ही मुझे लगा यहाँ ट्रीटमेंट मेरा अच्छा होगा। उसके बाद हमारे लाइफ का जो असली मुश्किलों का टाइम था वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर दूसरे दिन गंगाराम हॉस्पिटल जाना, गंगाराम में डॉक्टर आदित्य अग्रवाल से मिलके थोड़ा सा मुझे होप बंधी, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर हैं और फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरे फेस को साफ़ किया। थोड़ा सा मुझे उम्मीद बंधी कि अच्छे डॉक्टर हैं, इनके हाथ से शायद मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे बुलाया। मेरी सर्जरी थी, काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, पूरा दिन लग गया था उसमें। हमारे लिए बहुत मुश्किल भी था गंगाराम में ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं हैं, मेरे ब्रदर भी नहीं हैं और मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं। एक की शादी हो चुकी थी। तो उस टाइम में मेरी छोटी सी जॉब थी और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई था ही नहीं, मेरी जॉब से ही मेरा घर चलता था। मेरी छोटी सिस्टर ने पढ़ाई छोड़ी और उन्होंने भी जॉब स्टार्ट की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि मेरा ट्रीटमेंट हम करा सकें। और गंगाराम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट तो करवाना था, इसलिए उस दौरान मेरी कंपनी ने भी मेरा थोड़ा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। हर दूसरे दिन गंगाराम हॉस्पिटल जाते थे। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक इन सारी दिक्कतों का हमने सामना किया। डॉक्टर्स के पास राउंड लगाना, छोटी सी इनकम थी, उसमें सब मैनेज करना बहुत मुश्किल था। कंपनी से हेल्प लेते थे, किसी फ्रेंड से हेल्प लेते थे, या जो थोड़ा बहुत हमारी जमा पूंजी थी सब मेरे ट्रीटमेंट में लग गई। तो काफ़ी टाइम तक हम लोग गंगाराम के चक्कर लगाते रहे। वहाँ मेरा सर्जरी, ग्राफ्टिंग हुई। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने मेरी स्किन ग्राफ्टिंग की, अच्छा रिज़ल्ट आया।
तो आगे भी हमने कंटिन्यू उनसे ही रखा अपना सारा ट्रीटमेंट। इस दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई फाइनेंशियली। ट्रीटमेंट के लिए यही था कि जो भी मतलब और कुछ तो था नहीं। मेरी मदर ने भी पहले जॉब किया था, तो जो भी थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी उन्होंने हमारी शादियों के लिए रखी हुई थी कि मैं बेटियों 4 बेटियां हैं और कोई तो है ही नहीं, तो शादी के लिए जो फिक्स डिपॉजिट थे हमारे वो सब तोड़वा के वो सब ट्रीटमेंट में लगवाया हमारा। फिर कर्जा भी हुआ क्योंकि हम कंपनी से भी एडवांस लेते थे। स्टार्टिंग की छोटी हेल्प तो कंपनी ने कर दी थी, बट आगे बहुत मोटा अमाउंट लगता है तो कंपनी इतना नहीं कर सकती है। उसके लिए हम थोड़ा बहुत कंपनी से लेते थे, थोड़ा अपना किसी फ्रेंड सर्कल से हेल्प ले लेते थे। बाद में फिर वो जॉब कर करके वो सब कुछ हमने उनका निपटाया। और इसी तरीके से अभी भी मेरा ट्रीटमेंट लास्ट टाइम तक भी अभी ऐसे ही चला है, कंपनी की हेल्प से या अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प से, और कोई तो है ही नहीं जिससे हम हेल्प ले सकें। इस ट्रीटमेंट के लिए मैं काफ़ी जगह भागी हूँ, इवन मैं पुणे तक भी गई हूँ लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। कुछ टाइम बाद हम गए अपने गांव गए ताकि वहाँ से हमें थोड़ी मदद मिल जाए फाइनेंशियली। फादर मेरे हैं नहीं, बट हमारा प्रॉपर्टी में हिस्सा था। उस टाइम ये एक बहुत बड़ा हमें झटका और लगा। गांव जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेरे ताऊ जी के लड़कों ने दादाजी जिस टाइम बिस्तर पे थे, लास्ट टाइम पे थे, उन्होंने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली उनसे। तो ले दे के एक होप वहाँ से थी, वो भी हमारी सारी होप ख़त्म हो गई। वहाँ से भी हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। एक कानूनी लड़ाई मैंने वहाँ भी लड़ने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, बट मेरे हाथ में पैसा नहीं था, प्लस कोई सपोर्ट भी नहीं था। मैं अकेली थी इस चीज़ में, और ऊपर से मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका था, इसलिए मैं वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाई। वो बीच में ही स्टॉप हो गई क्योंकि मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। ट्रीटमेंट के दौरान हमारा काफ़ी अमाउंट खर्च हो चुका था और फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो मैं काफ़ी टाइम से ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है ये सुन रही थी कि जिन पे एसिड अटैक हुआ है उन लड़कियों को हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिल रहा है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी एसिड सर्वाइवर थी, उसने मुझे यहाँ का ह्यूमन राइट्स के ऑफिस का नंबर दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करिए तो आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैंने साहिन जी से कांटेक्ट किया, यहाँ ऑफिस में आई और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे यहाँ से मिला। एक होप बंदी कि हाँ शायद कुछ हो पाएगा आगे चल के। मेरे मतलब आगे केस डाला हुआ है ताकि गवर्नमेंट से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, आगे का मेरा ट्रीटमेंट हो सके, आगे कुछ मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर होप लग रहा है कि मेरा काम यहाँ से बनेगा अच्छा। 7 मार्च को शाहीन जी ने मुझे यहाँ बुलाया था अपने ऑफिस में। यहाँ पर बहुत सारी एसिड सर्वाइवर्स काफ़ी दूर दूर से आई हुई थी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई यहाँ पर। हमें हमारे राइट्स के बारे में बताया गया कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए। इवन यहाँ डॉक्टर भी आए हुए थे, उन्होंने बताया एसिड अटैक के तुरंत बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हेल्प दूसरों की करनी चाहिए या अपने लिए कैसे क्या कर सकते हैं हम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई यहाँ पर एसिड सर्वाइवर्स को। मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम मेरे साथ ये हादसा हुआ था और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो फर्स्ट डे सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हॉस्पिटल में पहुँची थी, बट किसी रीज़न से उनको हमसे मिलने नहीं दिया गया था। तो उसके बाद ना तो कोई मीडिया वाले आए, ना किसी और तरीके की कोई हेल्प मिली, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई पूछने आया हमें। तो हमें भी ये कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिलती है या ट्रीटमेंट के लिए कुछ मिलता है या कोई कॉम्पनसेशन मिलता है। हमारे नॉलेज में था नहीं ये चीज़ें। जो भी किया हमने खुद ही किया, बहुत मुश्किलों के साथ किया। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, वहाँ के थ्रू काफ़ी काम होते हैं कॉम्पनसेशन से रिलेटेड या और भी बहुत सी चीज़ें ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हेल्प मिलती है।
तो मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया। बट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिन लड़कियों को या जिस फैमिली को नॉलेज नहीं है उन तक कोई हेल्प पहुंचाई जाए, उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल सके, उनकी हेल्प हो सके, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अटैक से पहले तो बहुत अच्छा एटीट्यूड था, फैमिली का तो खैर अच्छा रहता ही है और बाकी सबका भी बहुत अच्छा था। बट अटैक के बाद बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कहीं आते जाते। मैं ऑफिस जाती थी, फेस कवर करके जाती थी हाफ, तो कई बार मुझे रेलवे स्टेशन भी क्रॉस करना होता था। उस दौरान मुझे काफ़ी जो बॉयज़ जा रहे होते थे कमेंट्स करते थे कि देखो इस लड़की के ऊपर एसिड डला होगा। कईयों ने ये भी कहा कि देखो ये अच्छी लड़की नहीं होगी इसलिए इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ होगा। कई ये भी देखने के बाद कहते थे कि अभी ये इतनी अच्छी लग रही है, पहले कितनी अच्छी लगती होगी। ये भी कमेंट सुनने को मिले हैं। बट ज़्यादातर ये देख के बड़ा अजीब सा मुँह बनाते थे, ऐसा लगता था जैसे हमने कोई गलती की है, हमारी गलती है, अगर हमारे ऊपर एसिड अटैक पड़ा हुआ है तो हमारी गलती है। देख के उनका मुँह ऐसा बनता था हमारी तरफ। और ये रियल भी है, मतलब ऐसा फील कराते हैं लोग जैसे अगर हमारे ऊपर एसिड डला है तो वो हमारी गलती है, उसमें सामने वाले की गलती नहीं है कहीं भी। हाँ, काफ़ी टाइम तक तो खैर मैं फेस ढक के काफ़ी टाइम तक चली हूँ। अभी कुछ टाइम से ही मैंने छोड़ दिया है फेस ढकना। बाकी बिना कुछ सनस्क्रीन वगैरह लगा के ही निकलना पड़ता है, वैसे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट भी काफ़ी टाइम तक लिया है मैंने इसके लिए। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बिना आप चेहरा ढके या बिना कुछ लगाए ऐसे धूप में मत निकलना, नहीं तो उल्टा रिज़ल्ट आएगा इसका और ज़्यादा शायद ये ख़राब हो जाएगा। तो पहले से तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है फेस की, अदरवाइज़ ये बहुत ख़राब हो जाता है। जैसे मीडिया वाले हैं या कोई भी हमसे क्वेश्चन करता है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने किया था, तो हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम जाती हैं। दुख होता है, हम उसी टाइम में पहुंच जाते हैं, फ़ील होता है हमें बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों इनको फ़ील होता है, मैं तो इतना नहीं फ़ील करती। लेकिन जब आज आपने क्वेश्चन किया ना, तो वहाँ पर मैं उसी जगह पे पहुँच गई और वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लग गई। नहीं तो मैं इतनी इजीली रोती भी नहीं हूँ, कोई कितना भी क्वेश्चन कर लेना मुझे रोना नहीं आता। लेकिन अब मुझे लगा कि वाकई में ये चीज़ होती है, अगर कोई क्वेश्चन करता है और उस टाइम में पहुँचो तो बहुत तकलीफ़ होती है।